हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार। इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी हमारी कश्मीर में पोल्ट्री सेक्टर है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन-कौन सी चैलेंज है और कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है हमें अभी इस पोल्ट्री सेक्टर में। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो पिछले 2-3 दहाई से इंडिया में पोल्ट्री सेक्टर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री का और पूरे एग्रीकल्चर का फास्टेस्ट ग्रोइंग सब सेक्टर है। और इंडिया में इसकी ग्रोथ हर एक डिवीजन में हुई है, चाहे वो ब्रीडर फार्मिंग हो, चाहे वो लेयर फार्मिंग हो, चाहे वो पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री हो। हमारे इंडिया के जो भी जेनेटिक स्टॉक है वो एज़ कम्पेयर टू और जो भी हमारे यहाँ पे मैनेजमेंटल स्किल है एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ग्रोथ अच्छी आती है, एफसीआर बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे भी पोल्ट्री सेक्टर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है पिछले एक दहाई से। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, पुलवामा, श्रीनगर और बड़गांव वन ऑफ द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें पोल्ट्री सेक्टर की ग्रोथ आई है। और इसमें बहुत से अनएम्प्लॉयड यूथ अटैच है, अपना रोज़ी कमाते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर भी में भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पोल्ट्री की ग्रोथ इससे अच्छी आएगी, क्योंकि अवेयरनेस रिगार्डिंग बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लोगों में बढ़ गया है। और जो भी पोल्ट्री है, चाहे वो एग हो, चाहे वो पोल्ट्री मीट हो, ये वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन हम कह सकते हैं। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी ग्रोथ इससे अच्छी आएगी। लेकिन अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो ये ग्रोथ जो हमने देखी है पिछले एक दहाई से, ये लिमिटेड रही टुवर्ड्स ब्रॉयलर प्रोडक्शन ही ओनली। क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि जो भी हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है वैली की, ये लिमिटेड रही टू दी ब्रॉयलर रियरिंग ओनली। जो भी हमें ब्रॉयलर रियरिंग के लिए डीओसीज़ चाहिए, जो भी हमें इसके लिए फीड चाहिए, ये हमें प्रोक्योर करने पड़ते हैं फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स। तो इसका नतीजा निकलता है जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ब्रॉयलर का, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नेबरिंग स्टेट्स। तो एट द टाइम ऑफ मार्केटिंग वी आर नॉट एबल टू कम्पीट विद देम, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द अवर्स। तो यहाँ के डीलर जब उनको वहाँ सस्ता मिलता है तो वहाँ वहाँ से ही वो रेडीमेड ब्रॉयलर प्रोक्योर करते हैं। को यहाँ के फार्मर्स को फिर मजबूरन अपने स्टॉक, अपने ब्रॉयलर को सस्ते में बेचना पड़ता है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज होता है? एक तो हम फीड प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम आउटसाइड स्टेट्स, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगता है। सेकंड थिंग, जो भी हम डीओसीज प्रोक्योर करते हैं वो भी हमें आउटसाइड स्टेट्स, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड थिंग इज़ उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है इन ट्रांसपोर्टेशन। सिट्रस की वजह से रीचिक मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल हमारे जो पोल्ट्री फार्मर्स है यहाँ के, वो खतरे में रहते हैं, क्योंकि हमने फीड इंडस्ट्री की तरह ध्यान नहीं दिया, हमने ब्रीडर फार्मिंग की तरह ध्यान नहीं दिया, ताकि हमें ये लोकली अवेलेबल हो, फीड कॉस्ट कम हो, या हमें डीओसी में चिक मोर्टेलिटी कम हो, या कॉस्ट भी कम हो। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं भूल गया वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्निकल फैसिलिटीज़। क्योंकि आउटसाइड फार्मर्स जो होते हैं उनकी टेक्निकल और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ एट डोर स्टेप अवेलेबल होती है, क्योंकि वहाँ पे हर एक प्राइवेट कंपनी का रोल रहता है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का लीस्ट इन्वेस्टमेंट है, तो उनकी जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ रहती है, उनकी जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ रहती है, वो हमें वैली में लीस्ट अवेलेबल है। इससे भी जो मेडिसिन कॉस्ट है हमारी फार्मर्स को ज़्यादा रहता है। फार्मर्स आर नॉट टेक्निकली साउंड, उनको थोड़ा जो भी उनको डीलर बोलेगा, जो भी उनको कोई भी जो एसोसिएटेड हो विद दिस इंडस्ट्री दवाई डालने के लिए, वो दवाई डालते हैं। उसका नतीजा क्या रहता है? एक तो पोल्ट्री जो भी उनका ब्रॉयलर है सिट्रस पे ज़्यादा रहता है, दूसरी दवाई पे ज़्यादा खर्चा रहता है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर हम पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री की बात करते हैं, मेरे ख्याल से अभी हमारी जो वैली में, खासकर वैली में, अभी नॉट इवन सिंगल फीड मिल इज़ इंस्टॉल्ड हियर इन आवर वैली। तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारी जो नेबरिंग स्टेट वो पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर हम अपनी जे की बात करते हैं तो हमारी जे वन ऑफ द फर्स्ट 10 स्टेट्स है, लीडिंग 10 स्टेट्स है जो मेज़ प्रोडक्शन में सबसे आगे है। तो 50% ऑफ कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट्स इन फीड फार्मूलेशन इज़ मेज़। को मेज़ का सबसे ज़्यादा योगदान है फीड फार्मूलेशन में। जब हमारी स्टेट पहले 10 स्टेट्स में है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर बाकी स्टेट कर सकते तो हम। लेकिन इसके लिए वन इंपॉर्टेंट थिंग इज़, एक तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट की बहुत ज़रूरत है। सेकंड थिंग इज़, इसमें टेक्निकल स्किल की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बड़े बड़े जो भी स्टेक होल्डर्स है इन आवर पोल्ट्री इंडस्ट्री इन वैली, उनको चाहे कि ब्रीडर फार्मिंग में वो इन्वेस्ट करे। ब्रीडर फार्मिंग में क्या रहता है? ब्रीडर फार्म इज़ टोटली डिफरेंट एंड ब्रॉयलर फार्म, ये पहले पता होना चाहिए। क्योंकि ब्रॉयलर फार्म में हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान होता है, वो है एफसीआर, कि हमें वेट अच्छा होना चाहिए, फीड कम खाना चाहिए और वेट ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स एफसीआर पे हम ध्यान देते हैं। लेकिन ब्रीडर फार्मिंग में हमें बहुत से ऐसे पैरामीटर है, पहले ही
एग प्रोडक्शन उनमें एग प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद उनमें फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, हैचेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो डीओसी उससे तैयार होगा उनमें अर्ली चिक मोर्टेलिटी कम होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हमें टेक्निकल स्किल की बहुत ही ज़रूरत है। अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको चाहिए कि पहले किसी कंपनी के साथ काम करे, उनके साथ कोलैबोरेशन करे, ताकि उससे उसको टेक्निकल फैसिलिटीज़ वहाँ मिले या डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ वहाँ से वो गेन करे। और धीरे धीरे हम हमारी जो वैली में जो इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और लोगों को एक तो डीओसी अवेलेबल होगा एक डोर स्टेप, दूसरा उनमें प्रोडक्शन कास्ट कम हो सकता है अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया। और ब्रीडर फार्मिंग के लिए हमारा जो ये एनवायरनमेंट है इन कश्मीर वैली, इट इज़ वेरी कंडीसिव, क्योंकि जो भी ग्रैंड पेरेंट्स है हमारे यहाँ इंडिया में, जो भी कंपनीज़ हमें डीओसीज अवेलेबल कर रही है, उनका जो ग्रैंड पेरेंट है वो एक्चुअली ऑरिजिनेट हुआ है इन यूरोपियन कंट्रीज़। वहाँ का एनवायरनमेंट और हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही मिलता जुलता है, इसीलिए हमें उसमें एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारी अदर स्टेट्स है। जब वो मैनेज कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे जो यहाँ के फार्मर्स है वो भी ईजिली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें हीट सिट्रस से बहुत ही प्रॉब्लम होती है इन अदर स्टेट्स। वहाँ प्रोडक्शन कम होती है, सस्टेनेबिलिटी या जो भी हमारा ब्रीडर वहाँ पे रहता है उनको खतरा रहता है बहुत सी डिजीज़ का, चाहे इन्फेक्शस डिजीज़ हो या मेटाबॉलिक डिजीज़ हो। यहाँ पे हम उससे बच सकते हैं। अगर हम लेयर फार्मिंग की बात भी करते हैं तो हम 100% ऑफ कमर्शियल एग्स, जो भी टेबल पर्पस एग्स है, वो हम प्रोक्योर करते हैं फ्राम अदर स्टेट्स। तो लेयर फार्मिंग में भी हमें बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ है, स्कोप है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, या लेयर फार्मिंग एंड ब्रीडर फार्मिंग आर समवट सेम, लेकिन लेयर फार्मिंग में हम सिर्फ ध्यान देते हैं इन एग प्रोडक्शन। ब्रीडर फार्मिंग में हमें एग प्रोडक्शन के साथ साथ फर्टिलिटी, हैचेबिलिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं तो लेयर फार्मिंग एंड ब्रीडर फार्मिंग समवट दे आर हैविंग सेम इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट हैचरीज। ब्रीडर फार्मिंग में फिर हमें हैचरी में और इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन अगर हम वहाँ केजेस या शेड की बात करते हैं, समवट दे आर सेम, और मैनेजमेंट में भी उनका सेम रहता है। ओके, और हम कह सकते हैं कि लेयर फार्मिंग में भी हमारा बहुत ही अच्छा स्कोप है अगर हम प्रोक्योर करते हैं। अगर हम बात करते हैं अब वैल्यू एडिशन की, तो हम लीस्ट वैल्यू एडिशन करते हैं इन कश्मीर वैली। इसमें वैल्यू एडिशन में हमें क्या आता है, एक तो हम बोनलेस कांति खाते हैं, हर एक रेस्टोरेंट में अवेलेबल होती है। ये 100% इम्पोर्ट होती है फ्राम आउटसाइड स्टेट्स। इसमें कुछ नहीं लगता है, इसमें सिर्फ आप मैनुअल भी कर सकते हो, आप मशीन भी इसमें ला सकते हो। सेकंड थिंग इज़ चिकन कबाब जो आप खाते हो वो आप बना सकते हो। अगर आप जो आप चिकन पैटीज़ खाते हो वो आप बना सकते हो। कि ये एक हर एक रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल होती है। जब दूसरे स्टेट्स में ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगर किसी पोल्ट्री फार्मर को हैच तैयार हुआ, इसको लग रहा है कि आज इसमें मार्केट नहीं है, तो ये वैल्यू एडिशन कर सकता है। ये हुआ वैल्यू एडिशन ऑफ पोल्ट्री मीट। अगर हम डिस्कार्डेड बाई प्रोडक्ट्स, जिसमें हमें शेंक्स आते हैं, जिसमें हमें फिदर आती है, जिसमें हमें सिकिन आता है, ये हम थ्रो आउट करते हैं। इसको हम रेंडरिंग कर सकते हैं, जिसमें जो आप एमबीएम जो हम यूज़ करते हैं इन फीड मैन्युफैक्चरिंग, फीड फार्मुलेशन, मीट एंड बोन मील, वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। तो इसके लिए हम डिपार्टमेंट से भी फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में भी आजकल बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसको हम आईपीडीपी इंटीग्रेटेड पोल्ट्री प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें एक रेंडरिंग प्लांट आता है जिसमें सब्सिडी आपको 2.5 लाख 2 लाख मिलती है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़, इसमें हमें और एक फ़ायदा होता है, जो भी डॉग पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रही है इससे कम हो सकती है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम हो सकता है। अब मैं नटशल में यहाँ पे बोलूँगा कि हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री इन कश्मीर वैली, इट इज़ ओनली लिमिटेड टू दी बॉयलर फार्मिंग। हमें एक्सप्लोर करने चाहिए दूसरे डिविजन्स ऑफ पोल्ट्री, जिसमें पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री आती है, जिसमें ब्रीडर फार्मिंग आती है, जिसमें लेयर फार्म, ये हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में पोल्ट्री सेक्टर को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ इज़ मस्ट। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड इन्वेस्ट हियर। वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, वैल्यू एडिशन इज़ नीड ऑफ एन आवर बोथ मीट एज वेल एज डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स, जिसमें हमें शेंक्स, फिदर, सिकिन आता है, ताकि हम नेशनल मार्केट को compete करें, ताकि हम सस्टेन करें इस मार्केट में, और एक हम एक नया सनराइज़ देखें यहाँ पे पोल्ट्री इंडस्ट्री में। दिस वॉज द ऑल, थैंक यू वेरी मच।